डियर स्टूडेंट्स, ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहा था। हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को जाना। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का क्या योगदान है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जाना। उनके कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंजेज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और एनर्जी चेंजेज, जिसमें कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जाने थे। आप लोगों ने फिजिकल स्टेट कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इन सभी के बारे में जाना। हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को देखा कि कैसे केमिकल इक्वेशन बनता है या केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन बस एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल और फॉर्मूला के माध्यम से, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है इसे भी देखा था, और केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक किस तरीके से इंफॉर्मेटिव बनाएं उसके बारे में भी जाना था कि रिएक्शन कंडीशन के माध्यम से हम बता सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सभी की क्या भूमिका होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। हम लोगों ने फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देखा था, हीट एब्जॉर्ब्ड, इवॉल्व्ड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैसे कैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होते जाता है और समय के साथ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ते जाता है। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था कि कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, दैट इज़ फास्ट होता है, और कुछ स्लो रिएक्शंस होते हैं। अब हम लोग आज की स्लाइड में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो केमिकल रिएक्शंस को क्या बनाए, इंफॉर्मेटिव बनाए। तो आज की स्लाइड में आप देख रहे हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कन्वे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैसे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दो टाइप है, ओके। तो दो टाइप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन का प्राप्त कर सकते हैं। आप पहला देख सकते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, और जो दूसरा है क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है एक्चुअली, तो ये हमें, तो इट टेल्स अस द नेम ऑफ रिएक्टेंट which take part in the reaction and name of the products formed in the reaction। तो ये क्या बताता है कि रिएक्टेंट के नामों को, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के नामों को और उसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के नाम को हम जान पाते हैं। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में मुझे क्या पता चला, तो रिएक्टेंट के नाम को जान पाए और प्रोडक्ट के नाम को जान पाए। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यही होता है। जब हम बात करेंगे क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन की, तो क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या मिला, तो ये केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी देता है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और मास ऑफ ए सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में क्या है, इन्वॉल्व है। और लास्ट क्या है, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच हम लोग जान पाते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा क्या है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग होता क्या है। तो जिस मेथड के तहत हम लोग क्या करते हैं, एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जिस मेथड के तहत हम लोग एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड एरो के हम लोग क्या करें, इक्वल करने की कोशिश करें। तो द मेथड बाय विच number of atom of each element on both side of the arrow
इन अ केमिकल रिएक्शन आर मेड इक्वल। जब हम किसी भी रिएक्शंस में एटम को दोनों साइड दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल करने की कोशिश करते हैं उसके एटम को, तो वो क्या होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, और हमें आखिर क्यों नेसेसरी, मतलब क्यों जरूरत पड़ी कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकें? तो इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि चूंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है, इसे फुलफिल करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें इक्वल करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ एटम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल करना है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। अब डार्क में देख सकते हैं, देयरफॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज नो एटम इज लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि कोई भी मैटर या एटम आपका लॉस नहीं हो सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मेथड हमें बैलेंस करने का। पहला मेथड क्या है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, और जो दूसरा मेथड है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड है। तो हमें हमारे सिलेबस के अनुसार हीट एंड ट्रायल मेथड ही पढ़ना है। तो हाउ यू वेयर एट दिस स्टेज ओनली हीट एंड ट्रायल मेथड इज डिस्क्राइब। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही जानना है। ओके, अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो ये मेथड एक्चुअली इंस्पेक्शन मेथड है। इस मेथड को हम इंस्पेक्शन मेथड कह सकते हैं। जैसे हम तहकीकात करते हैं तो इंस्पेक्शन का मतलब ही हुआ तहकीकात करना। तो हीट एंड ट्रायल मेथड ही एक इंस्पेक्शन मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट बिफोर द फार्मूला ऑफ ए सिंबल ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एडजस्ट इन सच अ वे दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स बिकम इक्वल। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी फॉर्मूला जब केमिकल इक्वेशंस दिया हुआ होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए होते हैं तो उन्हें उनके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, और हमें क्या करना होता है कि उसके एटम्स को इक्वल करना होता है दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर। ओके, हम एग्जाम्पल्स के तहत और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मीथेन और ऑक्सीजन। तो मीथेन क्या हुआ आपका CH4 प्लस ऑक्सीजन जो कि एयर से हमें प्राप्त हो सकता है। O2 CH4 को जब हम O2 में बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ओके, तो अब देखिए पहला जो मेथड है वो क्या है, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़कर हमें क्या करना है, अब बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर बेसिक से अगर चले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट। ओके, देखिए हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स एक साइड कर लेंगे लेफ्ट दैट इज रिएक्टेंट। ओके, हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हो गया रिएक्टेंट, और एक साइड प्रोडक्ट साइड जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका राइट साइड हुआ। अब मेरे पास एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इस तरीके से हम बॉक्स बना लिए हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो कार्बन की संख्या कितना है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 है। आपका हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है।
और प्रोडक्ट साइड आपका कितना कार्बन है, तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 2 1 3 है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, तो हम देख सकते हैं कि कार्बन आपका क्या है, बैलेंस है। तो अब हमें सोचना किसके बारे में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में सोचना है। तो ऐसा हम क्या कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें ताकि क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या इक्वल हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। ओके, तो अब आप रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड 2 है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो अब क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ भी रिएक्टेंट साइड भी 4 और प्रोडक्ट साइड भी कितना हो गया, सॉरी रिएक्टेंट साइड भी 4 और प्रोडक्ट साइड भी अब 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं एक बार, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 2 है और इस साइड कितना है, 2 और 2 2 2 जा 4, मतलब डेट इज वाई यहाँ पे क्या है, 4 ऑक्सीजन है आपका और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे 2 कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया है। और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करने में। देखिए FeH2O, तो Fe प्लस H2O, हम जब आयरन को H2O के साथ मिला रहे हैं तो अब देखिए एक काम यहाँ भी हम कर सकते हैं कि काउंट कर लेते हैं। जैसे देखिए एलिमेंट कौन कौन सा है आपके पास, Fe एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया और ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया। तो हम रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं कि आयरन कितना है आपका, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 है। ओके, नाउ वी सी, अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट साइड आयरन की संख्या 3, ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। अब हम देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैलेंस्ड है। अनबैलेंस कौन है, तो एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन 3 है, आयरन कितना है, 3 है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या है, आयरन की संख्या दोनों साइड क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है, इक्वल ही है। अब बचा आपका क्या, ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर H2O की आगे हम लोग 4 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन डिस्टर्ब कौन हो गया, अब आपका हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 कोफिशिएंट से जब हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन 8, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 और आयरन 3, तो आयरन 3। तो आपका ये क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। तो एक बार हम फिर इसे अच्छे से लिख देते हैं, 3Fe प्लस 4H2O, प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए और भी एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए फर्स्ट नंबर, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस किसके साथ कंबाइन किया है, N2 के साथ। तो क्या बनेगा आपका, NH3, अमोनिया बनेगा। अब हमें इसे बैलेंस करना है। नाइट्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ पर, 2। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट साइड यहाँ पे कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, इसके आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, अब ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया।
तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अब दोनों बैलेंस्ड हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, बस इक्वल होना चाहिए। यही तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है।